आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जुम्मा मुबारक हम सब की तरफ से। लेकिन ख़ास तौर पे आज कल का मौका जब लोग तकरीबात में बिज़ी हैं, बहुत सारी शादियां हो रही हैं। मुझे मेरी एक दोस्त की पोस्ट बड़ी अच्छी लगी। उसने उसकी एनिवर्सरी थी और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए उसने अपने हस्बैंड को विश किया और कहा कि मेरे साथ साथ 90% पाकिस्तान की इसी महीने में वेडिंग एनिवर्सरी होगी, क्योंकि हम कलेक्टिवली कोशिश करते हैं कि दिसंबर की ही किसी तारीख पे शादी हो और उसके बाद आपके मेहमान ठिठर रहे हों, फ्रीज़ कर रहे हों, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बड़े खुशी खुशी अपनी शादी करते हैं। बहरहाल जी, शादी के बाद के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। ख़ास तौर पे अगर बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम्स की और हाई राइज़ लिविंग की पाकिस्तान में, ख़ुसूसन अगर बड़े शहरों को देखा जाए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बिलखुसूस कराची, तो आप अपार्टमेंट लाइफ देखते हैं, पोर्शंस में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, बिकॉज़ यकीनन जगह लिमिटेड है और रियल एस्टेट की प्राइसेस भी बहुत हाई हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम या अगर आपका लिविंग स्पेस, लिविंग क्वार्टर में ज़्यादा लोग हों और जगह कम हो, कमरे कम हो, तो प्रिवेसी एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और ख़ास तौर पे एक नए बेहाता जोड़े के लिए जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहा है, नई ज़िंदगी के चैप्टर में एडजस्ट कर रहा है, किस तरह ये प्ले आउट करता है, ज़रा आज इस पे बात करते हैं। हमारे पास ज़बरदस्त पैनल है जी। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट रबाब सईद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया रबाब आपकी मौजूदगी का। सारा अशरफ हमारे साथ हैं, जिनका ताल्लुक़ लर्निंग एंड डेवलपमेंट से है, HR प्रोफेशनल हैं, 3.5 साल का तजुर्बा है पॉलिसी डेवलपमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा में। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। एंड ऑफ कोर्स वी हैव उमैर जालियावाला, हु इज़ अ ब्रिलियंट कॉर्पोरेट कोच एंड अ करियर कोच। इसके अलावा लर्निंग एंड डेवलपमेंट से आपका भी ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ सोशल सब्जेक्ट्स पे भी बड़ी ज़बरदस्त राय रखते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज़ फॉर बीइंग हियर। उमैर, अगर बात आपसे मैं शुरू करूँ, मुझे बताएं कि क्यों जो चीज़ हमें बड़ी कॉमन सेंसिकल लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में और ख़ास तौर पर अगर हर तबके की ज़िंदगी को देखा जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि नए ब्याता जोड़े के पास अपना अलग पोर्शन हो, अलग पूरा एक सिनेरियो हो जहाँ उनके पास कंप्लीट प्रिवेसी हो। जब आप बड़े कुनबे के साथ रहते हैं तो फिर प्रिवेसी वहाँ पे कैसे अप्लाई करती है? जी, बड़ा मुश्किल काम है एंड बहुत सारे लोग मैंने स्ट्रगल करते हुए देखे और आप जानती हैं ख्यालात और एक मुसलसल जजमेंट के अंदर भी रहती है, आने वाली के अंदर आई होती है बजाय जजमेंट के अंदर होती है। सो यकीनन डिफरेंट कॉर्नर तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन एज अ फैमिली बाउंड्री जरूर सेट हो सकती हैं। कुछ ना कुछ मैंने बड़े घरों में, और क्योंकि मेरे ददियाल फैमिलीज देखी, तो सिद्रा कोई ना कोई ऐसी जगहें होती थी जिसमें प्राइवेसी जरूर मेंटेन, टाइम ऐसा होता था जिसमें कपल्स अपनी एक्टिविटी मुमकिन नहीं होती, लेकिन ज़हनी और जज्बाती तौर पे ये मानना कि एक जोड़े की नई जिंदगी है और उसकी अपनी प्राइवेसी होगी और हर चीज में बड़ी नहीं हो सकती है। आई लाइक द डिस्टिंक्शन उमैर, जो तुमने प्रिवेसी और बाउंड्रीज़ के बीच में की। यकीनन बाउंड्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर यही बात मैं आपके पास लेके आऊँ सारा, मुझे ये बताइएगा कि द डिमांड ऑन योर टाइम, कि लोग आपके साथ, अब जाहिर सी बात है जिस तरह आप देखिए कि छोटे बच्चों को शादी ब्याह के फंक्शन में छोटे बच्चों को दुल्हन को देखने का बहुत शौक होता है, एंड दैट इज़ वाई दे एंड अप सिटिंग ऑन द स्टेज विद देम। और एक एक्साइटमेंट भी होती है कि नया फैमिली मेम्बर घर पे आ रहा है, तो आप उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर आप उसको बेआराम भी कर देते हैं। हो सकता है दोपहर में किसी के आराम करने का वक्त है, कोई अपने साथ अकेले थोड़ी सी उसको स्पेस चाहिए, वो अकेले वक्त गुजारना चाह रहा है। वी मेक अ लॉट ऑफ डिमांड ऑन पीपल्स टाइम। ये हमारा एक तरीक़ेकार भी है कि जी, अगर शादी अटेंड करने के लिए दूर पर एक रिश्तेदार आए हुए हैं, आप ही के घर ठहरे हुए हैं, तो फिर नई दुल्हन से नए दूल्हा से, दोनों से एक्सपेक्टेशन ये है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वक्त गुजारें। ये डिमांड ऑन द टाइम कितना ओवरबेयरिंग हो जाता है? अच्छा, मुझे ये लगता है कि डिमांड समटाइम्स ऐसी होती है, लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ अगर हम देखें तो पॉजिटिव भी तो है। अब जब भी एक बंदा दुल्हन बनता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। मैं अपनी बात करूँ तो बंदा बहुत एक्साइटेड होता है इस चीज़ को लेके कि यार हम दुल्हन हैं, हमसे बहुत सारे लोग मिले। तो मेरे ख्याल से लड़की को ही अपने दिमाग में ये चीज़ एकदम फिट कर लेनी चाहिए कि शादी के टाइम पे आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोगों से आपको अच्छे से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर एक थोड़ा सा जो बाउंड्री सेट है ना, वो लड़के की फैमिली को भी करना चाहिए कि यार ठीक है, अगर दुल्हन बनी हुई थी, वो आई है, तो एटलीस्ट उसको आराम करने के लिए भी टाइम मिलना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी खूबसूरत चीज़ होती है कि जब आप बैठे हो और आपको बहुत ज़्यादा लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हो,
तो आई गेस बाउंड्री सेट होनी चाहिए, सही। लेकिन लड़की को भी अपने दिमाग में ये चीज़ बिठानी चाहिए कि नहीं नहीं, ये चीज़ एक अच्छी है, शादी हुई है, अब शादी पे लोग तो मिलने आएंगे ऑब्वियसली, अगर आप लोगों से नहीं मिलेंगे लेकिन तो लेकिन ज़्यादा लोग उलट अक्सर ही बिल्कुल, कोई ना कोई माइंड करके बैठा होता है। लेकिन सारा उलट भी होता है ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उलट ये होता है कि आप अगर आपसे कोई नहीं मिलने आया तो फिर दुल्हन बेचारी कहती है मुझे तो किसी ने प्रोटोकॉल ही नहीं दिया, यानी मेरी तो किसी से मुलाकात ही नहीं हुई, कोई आवभगत नहीं हुई, कोई रस्में नहीं हुई, किसी ने मुंह दिखाई नहीं दी। तो ये इसका एतदाल, आप सही कह रही हैं कि इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। रबाब हमारे साथ मौजूद है, रबाब के पास ये सवाल लेके जाते हैं। रबाब, एक्चुअल शादी के दिन को ही देख लेते हैं। हमारे यहाँ जो शहरी ज़िंदगी है उसमें आप देखें कि लड़की बेचारी की जो विदाई है ना वो तो सुबह 11 बजे हो चुकी होती है, क्योंकि 11 o'clock शी नीड्स टू रिपोर्ट एट द सैलून। उसकी तैयारी शुरू होती है पहले, फिर उसके बाद उसका फ़ोटो सेशन होता है। बाय द टाइम उसकी बारात और उसकी रुखसती होती है रात का कोई 12-1 बज जाता है। और उसके बाद अगर आप रस्में और चीज़ें और लोगों का एक जो उन्होंने अपने जहन में सोचा हुआ है कि जी दुल्हन को ऐसे वेलकम करना है, वो सारा अगर प्रोग्राम शुरू हो तो इंसान है और वो लोग भी ये फील करते हैं। और कोई ओवर थिंकर हो तो बार बार ये भी सोचेगा कि यार क्या अब मेरी ज़िंदगी यही हो गई है कि मैं सारे लोगों के साथ तकल्लुफ़ के साथ ही मैं बैठी रहूं, हालांकि मेरा लेट जाने को दिल चाह रहा है। अपने ये भारी भरकम जो मुझे जोड़ा पहना दिया गया, जेवरात पहना दिए गए, उनसे मैं फ़ारिग होना चाहती हूँ, फ्रेश अप करना चाहती हूँ, लेकिन लोगों के लवाजमात हैं और प्रोग्राम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। क्या कहेंगी आप? जी, थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी। ये जो शादी का दिन है ये आम दिनों से मुख्तलिफ है, ये हर एक को समझना चाहिए। ये आम दिनों की तरह हमारी हर चीज़ हमारी मर्जी से नहीं होगी। जहाँ पे एक दुल्हन या दूल्हा, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हैं, बहुत सारा ससुराल है, मेका है, जिनकी बहुत सारी रस्में हैं, जिनकी और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हर कोई अपने तरीके से उस दिन को, और जो जितना आपसे ज़्यादा एफिलिएटेड और जितना ज़्यादा एसोसिएटेड है वो उतना ही उसकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि सबकी ख्वाहिशात को और इन चीज़ों को और अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है और आपकी अपनी रूटीन है। एक बार आपकी शादी के 2, 4 और 6 अगर फंक्शंस गुजर जाते हैं तो यू हैव योर टाइम एंड योर वे, और फिर उस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एक ये चीज़ जो आपने सवाल किया कि इसके अंदर अगर इस तरह से NLP प्रैक्टिशनर, लिंग्विस्टिक्स प्रोफेशनल अगर मैं देखूँ अपने आप को, तो यहाँ पर क्या मेरी ज़िंदगी यही रह गई है? तो इसको हम कहते हैं जनरलाइज करना। जब हम एक इवेंट के बेस पर हम पूरी जिंदगी को जनरलाइज कर देते हैं, हालांकि वो इवेंट, वो एक दिन का इवेंट या एक दिन की हैसल या एक दिन के मेहमानों से मिलना आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता। तो अगर हम अपनी ज़्यादा सेल्फ अवेयर हों तो हम इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि दिस इज जस्ट बहुत अच्छी बात आपने कही है। बिल्कुल, ये इस बात को मज़ीद मैं चाहूँगी कि आप एलैबोरेट करें कि अक्सर हम लोग इन्हीं मुगालतों में फंस जाते हैं। और जो आप बात कह रही हैं वो घर के बुज़ुर्ग समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा सा वक्त है। अगर आप मिसाल के तौर पे चलें, शादी के फंक्शन से आगे की भी बात करते हैं, अगर घर में स्टे एट होम गेस्ट आए हुए हैं, यानी अगर कोई नंद बाहर से मिलने के लिए आ जाती है तो भाभी और घर वाले परेशान होते हैं। यही मैरिड कपल कह रहा होता है कि भाई अब ये 2 महीने के लिए आ गए हैं, अगेन बहुत सारी खिदमत करनी होगी और इनको लुक आफ्टर करना होगा। और बड़े बुज़ुर्ग हमेशा ये सिखा रहे होते हैं कि भाई यही मिलना जुलना है, और ये रौनक सिर्फ थोड़े अरसे के लिए होती है जब तक आपके बुज़ुर्ग हयात होते हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो नंद भी आ सकती है वक्त में, और टाइम के साथ साथ एवरीबडी गेट्स बिजी। लेकिन ये समझना एट अ यंग एज बहुत मुश्किल नहीं होता? मुश्किल वही है जिस चीज़ को हम मुश्किल समझें सिद्रा। ये सब माइंडसेट की बात है। अगर देखा जाए तो जिस चीज़ को हम एक बर्डन समझ रहे हैं, अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी अगर समझ लें तो ये वो चीज़ है जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें सॉफ्ट स्किल्स सिखाती है। आजकल वो ज़माना नहीं है कि आपकी जो है ना, आपका प्रोफाइल आपकी CV से बस पता चलेगा। आपका चलना, आपका फिरना, आपका बात करना, लोगों से डील करना, ये सब बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं, और ये आप कहाँ से सीखते हो? अपने घर से ही सीखते हो। जब आपके घर पे मेहमान आना शुरू होते हैं छोटी एज में, आप अपने पेरेंट्स को देखते हो कि किस तरह से वो दूसरों को वेलकम कर रहे हैं, उनको स्पेस दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी सी एडजस्टमेंट, अच्छे तरीके से दूसरों को मिलना विद आर्म्स वाइड ओपन, अच्छे जेस्चर्स के साथ, और ये हॉस्पिटैलिटी आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगर घर का माहौल रबाब, ये सवाल ना मैं जी बिल्कुल, ये बात मैं उमैर के पास लेके जाना चाहूँगी। उमैर,
ख़वातीन के हवाले से बहुत काउंसलिंग भी मिलती है, सब अच्छी सलाह देते हैं कि देखो ये अच्छा वक्त है, हंसते मुस्कुराते गुजारो, यकीनन तुम्हारे लिए माहौल नया है, बट मेक इट ईज़ी फॉर योर सेल्फ। दूसरों को भी हम कहते हैं कि लड़की के लिए, दुल्हन के लिए इन मामलात को आसान करें। मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि लड़के की तो ससुराल में बड़ी आवभगत होती है कि जी नया दामाद आया, उसकी पसंद का खाना बन रहा होगा, उसको बार बार इसरार किया जा रहा होगा। तो लड़के क्यों कतराते हैं अपने ससुराल में जाने से? यानी उनको क्या एडजस्टमेंट इश्यूज़ ये लगते हैं? क्या उनको भी ये उनकी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी लगती है कि भाई बड़ा पूरा ख़ानदान है, मेरा नहीं दिल करता? यानी अक्सर आपने देखा है कि हस्बैंड्स वाइफ से कंप्लेन कर रहे होंगे कि नहीं मेरा नहीं दिल चाह रहा, हालांकि वो कहती है यार मेरे माँ बाप तो इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ख़ास पकवान बने हैं, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा। फिर लड़के ससुराल में जाने से क्यों घबराते हैं? मेरे ख्याल है उनके पास शायद टाइम कम होता होगा या उनकी थोड़ी इज्जत कम होती होगी, बट मैंने बहुत लोगों को एंजॉय करते हुए भी देखा है अपना ससुराल टाइम, क्योंकि उन्हें हाँ। बहुत ससुराल वाले ख्याल रखते हैं। हमेशा आप जानती हैं हमारे लिए रिश्ता कितना अहम होता है, एंड यू आर द वीआईपी। लेकिन देखिए सिद्रा, इसमें बात जो अहम है ना वो ये कि दिमाग नहीं मिलते बहुत सारी जगहों पे, मुख्तलिफ जेनरेशंस के नहीं मिलते। हमारे यंग लोग जैसे बड़े किए गए, हम सारे जैसे बड़े किए गए, हम अपने खानदानों के लिए अनफिट हो गए, हमारी बातचीत चुभना शुरू हो जाती है, हमारी एक्टिविटीज मैच नहीं करती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबको दूसरी तरफ भी राय लेनी चाहिए कि आप क्या करना चाहेंगी, आप कैसे देखना चाहेंगे इस वक्त को। और जो एक होता है ना कि शेयर्ड कैलेंडर पे आ जाना, जिसमें कुछ एक्टिविटीज खानदान की भी चलती है, मिली जुली भी चलती हैं और कुछ अलग भी चलती हैं, लेकिन वो पता होती हैं। और वो तारीखें जो है या वो चीजें, फिर आपने जैसे कहा ना दिसंबर के 2 हफ्ते, तो फिर वो 2 हफ्ते नहीं बनते, वो 2 हफ्ते के अंदर 5-6 मुलाकातें बनती हैं, 7 टाइम बनता है, और फिर वो अच्छा मीनिंगफुल टाइम भी रहता है। जितना कम होता है या मतलब एक लिमिटेड अंदाज में जब आप उसको प्ले आउट करते हैं तो उसकी एक बड़ी अच्छी वैल्यू दोनों टेकअप करते हैं। आपने बात दुरुस्त की कि जो बुजुर्ग समझाते हैं, हाँ देखिए जिन लोगों के पास नहीं होता वो लूज आउट करते हैं, ना उनके पास सपोर्ट होती है अपने बच्चों के लिए, ना उनके पास इवेंट्स होते हैं जाने के लिए। आप कितने वक्त तक इधर उधर दोस्त तलाश करते हैं। मेरे इसी को तो कहते हैं ना कि शादी का घर लग रहा है, शोर शराबा हो। दूसरे दिन अगर आप नाश्ते के लिए, हमें याद है हम छोटे होते हुए जब सबसे छोटे मामू या सबसे छोटी खाला की शादी होती थी तो एक उधम मचाया हुआ होता था हमने घर में। सुबह जब आप शादी के फंक्शन के बाद उठते हैं, आपको नहीं पता आपके पास तकिया था, आप कंबल लेके सोए थे या नहीं सोए थे, आप इतने बड़े घर में होते हैं और सब एडजस्ट कर रहे होते हैं। आई थिंक it becomes a way कि आप केयरिंग एंड शेयरिंग भी करें। लाइक वी हैड अ बिग एक्सटेंडेड फैमिली, और जब शादी ब्याह का मौका है और सब अगर ननियाल में आके रुके हुए हैं तो आपको एक तरह से एडजस्टमेंट भी सिखाती है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आती है। लेकिन सारा एक और सवाल आपके पास लेके आऊँगी, जब ससुराल के कैलेंडर्स टकरा जाएं तो क्या होता है? शादी की तकरीब के बाद आप अक्सर देखें कि पूरी लाइफ आपकी कैलेंडर एडजस्टमेंट में गुजरती है कि आज ही मेरे मैके में तकरीब है और आज मेरे ससुराल में तकरीब है, और दोनों अगर आपकी किस्मत बहुत ही ख़राब है तो एक ही दिन दोनों तकरीबात हो गई तो बस फिर आपका लई हाफिज है। क्या कहेंगी इस पर आप? मुझे लगता है कि अगर कभी भी ऐसे क्लैश आ जाए तो मेरे ख्याल से लड़की को अपना मायका भूल के अपने ससुराल की तकरीब में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों को ये चीज़ बहुत कम सिखाई जाती है कि अगर ससुराल में कोई मसला आ गया तो छोड़ दो, वापस मायके की तरफ आ जाओ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको मायके को भूल जाना चाहिए शादी के बाद। आप उसको इम्पोर्टेंस दें, लेकिन आप प्रायोरिटी बनाएं अपने ससुराल को, क्योंकि आपने रहना अपने ससुराल में ही है। लड़कियों को ये चीज़ पहले ही अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अब अपना मायका छोड़ दिया है तो अब आपने अपने ससुराल के हिसाब से चलना है, और अगर कोई भी तकरीब ससुराल में आई है तो आप पहले ससुराल के अंदर वो तकरीब को लें। और आप अपने मायके वालों को पहले ही समझाएं कि भाई, मैं इसको रबाब के पास लेके जाऊंगी और उमैर से भी पूछूंगी कि ये एक आध दफ़ा तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा क्या आपके मैके की तकरीबात बैक सीट ले सकती हैं, और क्या ये वाइज भी होगा करना? अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले सारा ने कहा कि अगर ऐसा मौका आ जाए कि आपके मैके और आपके ससुराल की तकरीबात में क्लैश आ जाए या एक ही दिन हो रहे हों, तो फिर प्राइवेसी यकीनन दोनों तरफ को आपने बैलेंस लेके चलना है, लेकिन बेहतर ये है कि लड़की अपने ससुराल की तकरीब को फ़ौक़ियत दे। इस पे आप क्या कहेंगी रबाब? आई थिंक कि ओवर टाइम अगर हर दफ़ा ऐसा किया जाएगा तो इट माइट बिल्ड अप एज बिटरनेस एंड ग्रीवियंस। To some extent, it is very important to build a balance. पहली चीज़, बैलेंस के साथ साथ एक चीज़, ये एक हद तक बहुत बड़ी हकीकत है कि माँ बाप और बहन भाई बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं,
चूंकि उन्होंने आपके साथ एक जिंदगी गुजारी होती है, एक वक्त, कुछ 1, 2, 2.5 डेकेड्स गुजारे होते हैं, तो वो ये चाहते हैं हमेशा कि आप जिस घर में गए वहां पे आपकी एडजस्टमेंट बहुत अच्छी हो। और अगर सही। कोई फंक्शन या कैलेंडर अगर आपका क्लैश कर जाए, तो वो बहुत सारी जगहों पे वो कहते हैं ठीक है, आप अपने घर में ज्यादा अच्छे से एडजस्ट करो और आप वहां की प्रायोरिटी उस चीज को दो। तो माँ बाप या बहन भाई इस चीज को ज्यादा चैलेंज नहीं क्रिएट करते। क्लैश अगर आ जाता है, और फिर एक और चीज, आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होती। जिंदगी इसी चीज का नाम है कि बहुत सारी चीजों को मैनेज करना, नेगोशिएट करना और बैलेंस करना। सो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल। बहुत सारे, और अच्छा, फिर इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। हम उनके साथ बाद में भी कम्युनिकेट करके उनके साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। मुझे एक बात और आपसे पूछनी थी, बिकॉज यू वर सो फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज ऑफ थिंग्स। आप अक्सर ये देखो कि जब प्रिवेसी या कोई भी और मसला बाउंड्रीज़ को लेके आता है, टाइम को लेके आता है, हाउ मच एनर्जी यूर एक्सटेंडिंग टू द अदर साइड, लड़ते वक्त अगर आपने नोटिस किया और रबाब, लड़का और लड़की या ये कपल जब लड़ाई करता है तो वो डिसोन कर देता है एटलीस्ट इन द लैंग्वेज द अदर साइड ऑफ द फैमिली। यानी आपका एक रिश्ता बन चुका है, अब आपके लिए भी वो फैमिली है, लेकिन लड़ाई के वक्त वो हमेशा तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन बन जाता है, और वो एक तरह से बड़ा क्लियरली ये लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं कि आई एम नॉट टेकिंग ओनरशिप ऑफ दिस, आई एम वेरी वेरी अपसेट राइट नाउ। ये क्या होता है, एंड इफ़ यू कैन ब्रेक दैट डाउन फॉर अस। Sure, please. Um, Awareness is the first step towards betterment. NLP, your neuro-linguistic programming is all about being more aware. अपनी linguistic, अपने अल्फाज के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होना। जिस वक्त इंसान अवेयर नहीं है तो वो हर चीज़ को डिलीट कर देता है, ठीक है। जिस तरह से तुमने तो सारी जिंदगी मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और अगर सोचा जाए तो कई जगहों पे बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन जब इंसान एजिटेटेड स्टेट के अंदर है तो बहुत बहुत कुछ डिलीट कर देता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को मतलब वो उस वक्त मुख्तलिफ दे रहा होता है जो वो एक आम जनरल लाइफ में नहीं दे रहा होता। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को, इसने जनरलाइजेशन की बात की कि मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, हालांकि आपके साथ 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार बुरा हुआ होगा ऐसी सिचुएशन में, लेकिन 20 दिन आपकी पूरी जिंदगी को जनरलाइज नहीं कर सकते। 2 लोगों के साथ अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा हुआ रिलेशनशिप में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 2 लोग पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम अपनी लिंग्विस्टिक्स के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से अवेयर होंगे तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा कि कहाँ पे हम डिलीट, डिस्ट्रॉट और जनरलाइज करें। इसको देखते हुए अपनी, बट माई क्वेश्चन वाज कि जब हम डिसओन करते हैं दूसरे की फैमिली को, तुम्हारी माँ मेरे साथ हमेशा ये करती है, या तुम्हारे फादर ने मुझे ये कह दिया, या तुम्हारी बहन ने मुझे ये कह दिया, उस वक्त आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं अपने और उस रिलेटिव के बीच में। ऑफ कोर्स, जब आप अपना घर छोड़ के और एक नई फैमिली को अडॉप्ट करते हो और उसके साथ आके आप वक्त गुजारना शुरू करते हो तो आप उसको अपना घर कहते हो। लेकिन जब एजिटेटेड स्टेट में होता है तो हर चीज जो है आप उससे अपने आप को डिसएसोसिएट, वैसे आप हर वक्त एसोसिएटेड हो, ठीक है, उस घर का हिस्सा हो, लेकिन अगर कोई क्लैश पैदा हो जाता है तो फिर हम कहते हैं तुम्हारा घर और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी माँ ने ये कहा। सो अगेन अवेयरनेस अगर हमें है तो हम ये जानेंगे कि इस वक्त अगर हम हर वक्त एसोसिएटेड हैं तो हमें यहाँ पे भी उनको उसी तरह से उनको ओन करना है जिस तरह से हम हर टाइम पे ओन करते हैं। और nobody is perfect। और अगर ये आपके जहन में, और अगर आपके जहन में ये हो रहा है, अगर आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि चाहते ना चाहते ऐसे अल्फाज आपके जहन में आ रहे हैं या आपकी ज़बान से अदा हो रहे हैं, तो आपको भी अपने रवैये के बारे में अवेयर होना चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ क्योंकि 2 HR प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट से इनका ताल्लुक है। उमैर, मुझे बताओ कि घर में बाउंड्रीज़ जिनकी अच्छी नहीं होती हैं एंड दे फील ऑब्लिगेटेड टू एक्सटेंड मोर ऑफ देयर टाइम एंड देयर एनर्जी टू पीपल, जो कि कल्चरली बड़ा एक्सेप्टेबल और बड़ा सेलिब्रेटेड है, लेकिन एक इंसान है, इंसान काम पे भी डिप्लीट हो रहा है, उसकी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन आउट हो रही है। दे नीड रेस्ट, दे नीड मी टाइम एज वेल, दे नीड सेल्फ केयर। जिन घरों में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, वो प्रोफेशनल्स, उनके काम कैसे अफेक्ट होते हैं, ये आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है? सिद्रा के जो लोग घर पे बाउंड्रीज जिनको नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, वो दफ्तरों में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि उनको वो टाइम मिल सके। तो लेट सिटिंग का जो कल्चर है, इसका ताल्लुक घर के माहौल से भी होता है कि मैं अभी घर जाऊं या
ना जाऊं तो आपको बहुत सारे लोग ये मी टाइम लेते हुए नजर आते हैं, जो कि दफ्तर बंद होने के बाद चलता रहता है और वो देर तक चलता रहता है। इसी तरह आपको आउटसाइड भी नजर आता है कि लोग दफ्तरों के बाद और एक्टिविटीज टेकअप कर लेते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं फिर पहुंचते हैं। तो एक तो आपको इस तरीके से नजर आता है, लेकिन देखिए हम सब की एक कॉस्ट है, हम सब ने अपने आप को अटेंड करना है। अगर मैं अपने आप को अटेंड नहीं करूंगा तो मैं अपनी खुशी भी लूज करूंगा, मैं अपनी हेल्थ भी लूज करूंगा और मैं इवेंचुअली अपनी प्रॉस्पेरिटी भी लूज कर दूंगा। तो आपको ऐसे लोग फिर एक सर्कल के अंदर नजर आते हैं और जुबान पे शिकायत भी होती है, मुंह पे वही मियाँ बीवी का लतीफ़ा होता है और ख़ानदान की 10 बुराइयां होती हैं। तो ये एक बिल्कुल ऑर्डिनरी डगर है जिस पे चल पड़ते हैं और फिर लगता है ऐसे कि इससे वापस नहीं आ सकते। आपको ज़बान ये भी सुनने को मिलेगी, बस अब क्या करूं, बस अब यही है, बस मेरे बच्चे हैं। तो बहुत ज़रूरी है ना सिर्फ उन मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए अपना अपना टाइम स्लॉट होना। चाहे वो ट्रेडिशनली हमारे माँ मुझे एक बाप बात नमाज बताएं, मुझे अच्छी तरह याद है उमैर कि जब हम छोटे थे और हम प्रिवेसी मांगते थे या हम कहते थे कि जी हमें अपना मी टाइम चाहिए या प्राइवेट, आपने मेरे बैग को क्यों हाथ लगाया, या छोटी बहन से लड़ाई हो रही है कि तुमने मेरा खाना या मेरी कबर्ड क्यों खोली, तो हमारे माँ बाप कहते थे ये सारे बाहर के चोंचले हैं, हमारे ख़ानदानों में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं वाकई देखती हूँ कि पहले लोगों के फैमिली साइजेस भी बड़े थे, 5, 8, 10 बहन भाई होते थे, एंड they were able to adjust and share more easily। आज जो हमारा आइडियल सिस्टम है कि हर एक के पास एक अपनी स्पेस हो, अपना वक्त हो, आप किसी को पुकारें तो उससे पहले इजाज़त लें, उसकी चीज़ को हाथ लगाएं तो पहले इजाज़त लें, ये फिनोमेना काफ़ी नया है। एंड व्हाट हैज़ चेंज्ड, यानी हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं, हम इतने इंडिविजुअलिस्टिक क्यों होते जा रहे हैं, एंड डू यू फाइंड दैट टू बी प्रॉब्लमैटिक उमैर? आई थिंक ये ट्रांजिशन देखें डेवलप दुनिया ने तो पहले ही देख लिया, जहां वो कलेक्टिविस्ट कल्चर से मूव ऑन करके इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर पे आ गया। हम अभी भी कहीं बीच में पाए जाते हैं और हमने भी ज़ाहिर ट्रांजिशन इसी पे करना है, क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई है सिद्रा। लोगों को लगता है उनके पास कम टाइम है, करने के लिए बहुत कुछ है, पॉसिबिलिटीज़ हर किसी के सामने इतनी ज़्यादा आ गई हैं, कंपेरिजन्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि हर कोई चाहता है कि वो ज़िंदगी अपने अंदाज में जिए। मैं यकीनन यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा बड़ों को। हमारे आज के बड़े वैसे नहीं है जैसे पिछले बड़े थे। पिछले बड़े सारी चीज़ें रुकवा दिया करते थे, बहुत मुश्किल होता था उसको बाईपास करना, लेकिन आज के बड़े बड़े समझदार हैं, बहुत सारी जगहों पे लीवे भी देते हैं। तो ये ट्रांजिशन हमारी सोसाइटी ने देखा है और ये यकीनन और ज़्यादा भी होगा। इसमें कहीं ना कहीं डाउनसाइड ये है कि जो एक कलेक्टिविस्ट सपोर्ट होती थी, जिसकी आपने पहले बात की, वो लूज होती हुई नजर आती है। जो एक रिश्तों का रिगार्ड जो बड़े सिखाते हैं वो कहीं ना कहीं, और वो फिर बाद में जाके एहसास होता है उसका, और यकीनन जो दुनिया इंडिविजुअलिस्टिक है उसको ये बहुत ज़्यादा एहसास होता है और फिर वो और एक्टिविटीज़ आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं ताकि ये तमाम चीजें एंजॉय कर सकें। तो हम बड़ी नवाजी भी कौम है। देखिए आज की दुनिया को अगर हम आज के अंदाज में इसका फ़िल्टर लगा के, आज की ऐनक लगा के देखें तो यकीनन हमें जो पुराने तरीके थे, जिस तरह आपके पास कोई अपनी एक इंडिविजुअल जगह नहीं थी, आप अपने कमरे को बंद नहीं कर सकते थे, कमरा भी आप शेयर करते थे, बाथरूम भी आप शेयर करते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सिनेरियो हमें बहुत घुटा हुआ माहौल लगेगा। लेकिन अगर मैं सारा ये बात आपकी तरफ लेके आऊँ, अगर हम वेस्ट की ही तकलीद कर रहे हैं कि भाई देखें वो इस ट्रांजिशन से गुजरे हैं और इवेंचुअली तमाम ह्यूमैनिटी ने उस तरफ जाना है, तो यही वेस्ट है जहाँ पे अब कलेक्टिविज़म ना होने की वजह से लोग तन्हाई का भी शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ा इस वक्त जो एपिडेमिक कहा जाता है कि वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस फॉर ह्यूमैनिटी इज़ कि लोग बहुत लोनली फील कर रहे हैं। तो हम, जो उमैर ने बिल्कुल सही कहा कि हम कहीं बीच की अभी बिल्ली बने हुए हैं ना हम पूरी तरह से कलेक्टिव हैं, ना हम इंटायरली इंडिविजुअलिस्टिक हुए हैं। तो हमने एज अ सोसाइटी इस वक्त ये डिसाइड करना है कि हमने किस तरफ को बढ़ते जाना है। आप क्या समझती हैं कि इसको अगर हमने आने वाले दिनों की तन्हाई से, लोनलीनेस से, दूसरे और खुराफात से अपने आप को बचाना है और एक मजबूत ग्राउंडेड सिस्टम की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से फैमिली सिस्टम के साथ में रहना, काफ़ी लोग जो है वो बिल्कुल अलग से रह रहे होते हैं कि हमने, काफ़ी लोग मतलब अपने ख़ानदान के साथ हमने नहीं रहना, हमें इंडिविजुअल लाइफ गुजारनी है। तो मेरे ख्याल से कि जब आप सब मिल के रहते हैं तो आपके दिल में एक सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है कि नहीं अब हम सिक्योर हैं। और जब आप खाना खाते हैं मिल के, इतने सारे लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है। समटाइम्स आपका जो डिप्रेशन, आपको जो टेंशन है ना, वो सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं है, उन्हें लगता है कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लग रही है हम पे। तो शायद पेरेंट्स को थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए बच्चों को कि वो अपनी मर्जी से जो भी करना चाहते हैं वो करें, और
बच्चों को भी चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ बड़े मना कर रहे हैं तो वो हमारे फायदे के लिए ही मना कर रहे हैं, और उस बिल्कुल। चीज़ को बैलेंस में अच्छा, लेके ये चलना जो चाहिए। इस चीज़ से हमारे एब्सोल्युटली ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आपके फ़ायदे के लिए, ये बड़ा बाद में समझ आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे। लेट्स ट्राई एंड अनपैक कि जब लोग कहते हैं कि मुझे, मेरे लिए बाउंड्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं, या मेरे लिए मी टाइम इंपॉर्टेंट है, या मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, तो उनके फ़ियर्स क्या हैं? क्या वो फ़ियर्स हैं जो वो समझते हैं कि जब सब लोग हमारे साथ होंगे या 5 लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा, तो उनको कौन सी अपनी आइडियल लाइफ की चीज़ से वो दूर जाते हुए लग रहे होते हैं। अच्छा जी, 15 दिन दूर हैं हम नए साल से, और बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त इसलिए है क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं वो शायद हर साल हम बातें करते हैं। अभी हमने कहा कि लोग इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहते हैं, अच्छी बाउंड्रीज चाहते हैं, और साथ साथ अपनी प्रिवेसी को, अपने सेल्फ टाइम को, मी टाइम को इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन लेट्स ट्राई एंड अनपैक कि उनके फियर्स क्या हैं। क्या वो चीज़ है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो चैलेंज होती हुई समझते हैं? आपने अक्सर ख़वातीन को एक्सप्लेन करते हुए, सो मैं अपने तरीके से अपना किचन रखना चाहती हूँ, अपने तरीके की डाइट चाहती हूँ, अपने तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करना चाहती हूँ। इज़ देयर एनीथिंग डीपर देन दैट इज़ हैपनिंग? अगर ये सवाल सबसे पहले रबाब में आपके पास लेके आऊँ। जी सिद्रा, इसके अंदर एलिमेंट एक ये है कि ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। लोगों की लाइफ इतनी टायरिंग है कि सुबह से 9 to 5 या 9 to 7 जब आपकी जॉब है और आप अपना काम कर रहे हैं या स्टडीज़ हैं और ये सब चीज़ें, तो उसके साथ फिर उनका फैमिली टाइम, उनकी अपनी जो एक छोटी जो फैमिली है जिसके अंदर उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, और वो आ जाते हैं, उनका टाइम, और फिर उसके साथ एक्सटेंडेड फैमिली, और फिर उनको टाइम देना, फिर उसके अंदर गेस्ट को एंटरटेन करना। तो लोगों को एक फेयर ये है कि कहीं अगर हम बहुत ज्यादा अगर दूसरों को एंटरटेन करने लगेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि हमारी बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज्यादा इंटरवीन होंगी, और वहां पे उनको लगता है कि प्रॉब्लम होगा। इंट्रूजन होगी, उनको लगता है कि उनके फैसले या उनकी आज़ादी मुतासर होगी। लाइक बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि अगर सास को आप बहुत स्पेस दे दे तो फिर सास की चॉइसेस हावी होने लगती हैं कि सौदा कहाँ से आएगा, शॉपिंग कहाँ से होगी, ख़र्चा कैसे किया जाएगा, डेकोरेशन कैसे करनी है लिविंग रूम की। ये वो चीज़ें हैं जो मुश्किलात का बायस बनती हैं आपके ख़्याल में? ऐसा ही है बिल्कुल। ये चीजें मुश्किलात का बायस बनती हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों जो रिश्ते हैं, जहाँ पे सास है वहां पे बहू, और वहां पे बेटी, और दूसरे रिश्ते, सबको ये एक चीज एतदाल में लेके चलनी पड़ेगी। इसी तरह से घर का बैलेंस क्रिएट होता है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि ये जो हम जिन चीजों को रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज और एक इस चीज को अगर हम पॉजिटिवली लें तो ये एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन का माहौल है, और जिसको आप यूटिलाइज बिल्कुल, करते हुए, इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल। अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रख सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा आपके खर्च इखराजात भी कम हो सकते हैं। वक्त पे सोना, कि आपके जागने की वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। वक्त पे सोना, सुबह वक्त पे उठना, वक्त पे नाश्ता, वक्त पे लंच, वक्त पे डिनर, और दूसरों के साथ एक हद तक सोशलाइजेशन भी इसका पार्ट है, जहाँ पे आप लोनलीनेस का शिकार भी आई नहीं थिंक होते। एक और चीज़, साथ ये साथ तो आप अपना मी सारे, टाइम। ये सारी आप चीज़ें पॉजिटिव्स बता रही हैं रबाब, लेकिन जी बहुत सारे लोग इतने लोगों की ओपिनियंस को नेविगेट नहीं कर पाते। उमर, ये बात मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि ये बात मानने वाली है कि हर कपल वो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले देखता है एज अ रिलेशनशिप। देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हर कपल को या हर इंसान को अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें बहुत पसंद होंगी जो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी या उसकी दुनिया के तवाज़ुन को कायम रखती हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में हर इंसान अपने पेरेंट्स की कुछ मिस्टेक्स को भी क्योंकि ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो वो चाहता है कि यार ये चीज़ मुझे अपने पेरेंट्स वाली रिलेशनशिप की तरह नहीं चाहिए। एक बड़ा खौफ जो लोगों को है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में साथ रहते हैं तो फिर आपका रिलेशनशिप भी उसी सांचे में ढलता जाएगा जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि भाई मेरे वालिद साहब या मेरा भाई अपनी बीवी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारता है, एंड द नॉर्म ऑफ द फैमिली इज़ कि अकेले मियाँ बीवी की कोई डेट नाइट नहीं हो सकती, तो आप फिर यू विल स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब और आपकी ये शख्सी आज़ादी कम हो जाएगी। इज़ दैट द फियर? और अगर ये फियर है तो इसको एड्रेस कैसे किया जाए? जी बिल्कुल। एक तो ये किन लोगों में ये फियर नहीं होता और किन के मजे लगे हुए होते हैं, वो लोग जो जॉइंट फैमिलीज को ड्राइव कर रहे होते हैं। आप जानती हैं जॉइंट फैमिली में भी सही। जरूरी नहीं कि माँ बाप ड्राइव कर रहे हो, कुछ लोगों का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वो उनको बहुत ज्यादा पे ऑफ मिलता है तो वो उनके तो मजे होते सही। हैं। लेकिन आप कंसिडर करें कि जो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचता हो, जो अलग अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारता हो, यकीनन सुबह उठना जल्दी, सुबह
शाम जल्दी सोना ये एक नॉर्म है, लेकिन क्या हर इंसान उस नॉर्म पे फिट आता है? क्या हर इंसान को नहीं। सोशलाइजिंग पसंद है? क्या हर वक्त की सोशलाइजिंग पसंद है? सो ये वो सवालात हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल, और क्योंकि हम सब फर्द हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो मैंने हम्म। अक्सर जॉइंट वाले लोगों की ये शिकायत सुनी है कि हमें अपने लिए वक्त नहीं हम्म। मिला, हम ये नहीं कर सके, हम वो नहीं कर सके। तो फवायद अपनी जगह पे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है यही हम अपने माँ बाप की, आपने जो बात की ना, वहां से हम कैरी करते हैं कि देखो उसने ये किया। और खासतौर से माओ की मिसाल है कि मेरी माँ ने तो जिंदगी लगा दी, हम्म। देखें ससुराल को खुश करने में, ना ससुराल खुश हुआ, ना मेरी माँ वो कर सकी जो वो चाहती थी। तो सही। एब्सोल्युटली उस शख्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल होता है। यहाँ सित्रा एक और बात है कि आप जानती हैं ना, रिपोर्ट और ट्रस्ट जब बना हुआ होता है ना, तो आपको कोई चीज बुरी नहीं लगती। सामने वाला आप पे थूक दे, आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जिससे नहीं बना हुआ, तो हम्म। उसका एक खड़ा हुआ बाल भी आपको बॉदर कर रहा होता है कि ये तो, जब ऐसा हो बिल्कुल। जाता है तो आप जानती हैं फिर हर चीज से बॉदर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये स्पेस नहीं होगा तो इवेंचुअली ये ना सिर्फ ग्रीवेंस बनता है, बल्कि ये और ज्यादा उल्टे काम कराता है। हम जानते हैं जॉइंट फैमिलीज में उमेर, क्या क्या एक और हरकतें होती है, सवाल उसमें मुझे ड्रामे बताएं बनते कि हमेशा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम को ख़त्म करना या अलग घर की डिमांड करना, ये इसका सारा मलबा ना ख़ातून पे गिरता है, बीवी पे गिरता है कि भाई इसी ने पट्टी पढ़ाई होगी, इसी को हमारे साथ रहना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कि जो मसाइल हमने अभी जिनका अहाता किया, जिसको अनपैक किया, वो तो मर्दों के भी मसाइल हैं। यानी इस बात की कोई यानी ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर एक मर्द सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों, अपने वालिदैन के साथ रहा है, तो वो अब जो नई ज़िंदगी का चैप्टर शुरू कर चुका है, उसकी ज़िंदगी में एक जीवन साथी आ गया, उसके अपने बच्चे हैं, और वो अपनी फैमिली को आइडियल समझता है, वो भी तो इसमें पहल कर सकता है। ये एक मर्द की अपनी भी तो ख्वाहिश हो सकती है कि भाई मैं अलग रहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मर्द आप जानती हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये बात अब माँ बाप से कहना। तो कोई हालात वाकयात ऐसे बन जाए, किसी और पे जिम्मा चला जाए तो आसान भी है। लेकिन मैं इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं करता, मुझे लगता है कि एक लड़की को भी कहना सही। चाहिए, ये उसी का हक है, ये हम्म। उसी का घर है, उसी ने सही। चलाना होता है, मर्द ने नहीं चलाना होता। हमारे इधर ना वो सफाई करता है, ना वो खाना करता है, ना वो किचन में जाता है, उसका डोमेन बाहर होता है घर के। वो घर शाम में आता है तो उसको सारी चीजें तैयार चाहिए। ये तैयार जिन लोगों ने करनी है, वो जो 3-4 खवातीन एक साथ हैं, आप जानती हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टेरिटोरियल सेंस होता है, ये मेरी जगह है। और हर इंसान के अपने तरीके बिल्कुल। हैं। जिस तरह मेरी बेगम अपने घर वालों से अपने अंदाज सीख के आई, मेरी अम्मा ने अपने अंदाज सीखे हुए थे। अब वो दोनों जब एक साथ किचन में होती है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए होती है तो बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन अगर वो साथ होती तो यकीनन उनमें बहुत तजाद पाए जाते हैं, और फिर किसी एक की चलती उस मामले के ऊपर। तो अगर कोई खातून ये कहती है तो यकीनन उसी को कहना चाहिए, और मैं उस खातून के साथ हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि औरत ही ऐसा करती है। आई अच्छा, थिंक औरत एक के अंदर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल। जी बिल्कुल। ट्राइब को। एक और आखिरी सवाल प्रॉबेबली मैं सारा की तरफ लेके जाना चाहूँगी। सारा, मुझे बताओ कि हमें तो लगता है कि वक्त के साथ साथ आप एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में अक्सर इसका उलट देखा गया है। कुछ लोग शुरू में अगर कोशिश भी करते हैं, अपना 100% देते भी हैं, हालात से समझौता करते हैं, दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जब उनकी फिर भी निभ नहीं पा रही होती, तो आप अक्सर 10 साल साथ रहने के बाद जब ये फैमिली स्प्लिट होती हैं तो कहती है बस अब हमारी बस हो गई थी, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये कैसे मसाइल हैं जो वक्त गुजरने के साथ हल होने के बजाय ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जब भी एक लड़की जो है ना वो एडजस्ट कर जाती है ना, तो वो ऐसी बहुत सी चीज़ों को भी कह रही होती है कि मैं इस चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी जो लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जिन चीज़ों पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती है, अब आप किसी को भी दबाएंगे ना तो वो और आहिस्ता आहिस्ता दबता दबता कहते हैं ना अंदर का लावा फट जाता है बिल्कुल ही। तो इसलिए लड़की को भी बैलेंस में चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और बैलेंस में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जब आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ फिर 10 साल से ऊपर चली जाती है तो फिर लड़की कहती है बर्दाश्त की मेरी इंतहा हो चुकी है। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना कि भाई इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। जितने बड़े साल गुजर जाए लेकिन वो चीज़ मेरे से नहीं होगी। बिल्कुल
सारा, मुझे ऐसा जी जी लगता है वियर एंड टेयर भी होता है। शुरू में अगर आप यंग हैं तो आपका हौसला, आपका पेशेंस ज़्यादा भी है। वक्त के साथ साथ जब आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ती हैं, जब आपकी शादी पुरानी होती है, वहाँ का भी हनीमून फेज़ आपका ख़त्म हो गया, बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, बच्चों की तरफ आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो आपकी वो जो थकावट है, वो जो फटीग है, जो पहले आप में एटलीस्ट इतना पेशेंस था कि आप 4 लोगों की बातें सुन के उसको बर्दाश्त कर लेते थे, वो कम होती जाती है। और हर इंसान के वक्त बदलने के साथ साथ ज़रूरियात भी बदलती हैं। सो थैंक यू सो मच उमैर, सारा एंड रबाब। इट वाज अ फ्रूटफुल डिस्कशन। आई होप कि हमारे नाज़रीन को भी हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे सोशल मीडिया पे भेजिएगा। आई विश यू अ वेरी वेरी प्लेजेंट वीकेंड। इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ कराची के स्टूडियो से बराह रास्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।